हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉलबर्ग की जो थियरी है मोरल डेवलपमेंट की उसको डिस्कस करेंगे। लॉरेंस कॉलबर्ग 1927 टू 1987, 60 इयर्स का इनका लाइफ स्पेन है। वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज थियरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने एक थियरी दी, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। हिज इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस आर, इंपॉर्टेंट बुक्स ये हैं: मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द फिलॉसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये तीन जिनकी मेजर बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अब आगे कहता है, मॉरलिटी रेफर्स टू द वे people choose to live their lives according to a set of guidance or principles। मोरलिटी क्या है? ये वो तरीका है जीने का जो लोग जीते हैं किसी एक सेट के अकॉर्डिंग। और ये सेट किस चीज का होता है? सेट ऑफ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब एक सेट होता है गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स का, और उस सेट के अकॉर्डिंग लोग अपना जीवन जीते हैं। दैट इज नोन एज मोरलिटी। और ये सेट क्या करता है? दैट गवर्न देयर डिसीजंस अबाउट राइट वर्सेस रॉन्ग एंड गुड वर्सेस इविल। जो उनके निर्णयों को प्रभावित करता है, गवर्न करता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये चीज जो है वो इसी सेट से सीखते हैं, इसी सेट को उसका बेस बनाकर चलते हैं लोग, और उसे ही मोरलिटी कहा जाता है। सॉरी, अब आगे कहता है, कोलबर्ग स्टडी consisted of him interviewing children and adolescents and presented them with a hypothetical dilemma। जो कोलबर्ग की स्टडी है वो किस चीज से बनी थी? वो जो उसने इंटरव्यू लिए बच्चों के और अडल्ट्स के, कुछ इंटरव्यू लिए थे कोलबर्ग ने, उन्हीं के बेस पे उन्होंने ये थियरी जो है डेवलप की थी। तो इसमें वो क्या करते थे, इंटरव्यू के टाइम पे बच्चों के सामने एक हाइपोथेटिकल डायलमा, एक मतलब काल्पनिक दुविधा बच्चों के सामने वो प्रेजेंट करते थे। द मोस्ट फेमस डायलमा वाज हिंज डायलमा। जो हिंज डायलमा था वो सबसे फेमस डायलमा था इसके अंदर। अब देखिए उसमें होता क्या है। हिंज डायलमा में कोलबर्ग बच्चों को बताता है कि भाई एक हिंज नाम का आदमी था, उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी, और जो वो बीमार वाइफ थी तो उसके इलाज के लिए जब वो उसे हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टरों ने बताया कि भाई एक नई कंपनी आई है और उसका एक प्रोडक्ट है, एक दवाई है उस कंपनी की, अगर वो इसे मिल जाए तुम्हारी वाइफ को तो ये ठीक हो जाएगी, बच जाएगी। अब हिंज जो है वो उस कंपनी में जाता है दवा लेने, लेकिन दवाई की कीमत बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। तो हिंज क्या करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो अपने रिलेटिव्स वगैरह सबसे, जिनको भी वो जानता था, सबसे मदद मांगता है पैसे की, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता जितने की वो दवा है। तो हिंज वापस से कंपनी में जाता है, वहां जाके कंपनी के मैनेजर को कहता है कि देखिए मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, मेरी वाइफ जो है वो मर रही है, आप प्लीज मुझे इतने पैसों में ये दवा दे दीजिए ताकि मैं अपनी वाइफ को बचा सकूं। लेकिन मैनेजर उसको मना कर देता है कि भाई हमने इतना पैसा लगा के रिसर्च करके ये दवा फ्री में देने के लिए थोड़ी ना बनाई है, तो आप जो है और पैसे लेके आइए तब जाके आपको ये दवा मिलेगी। और यहां पर ये डायलमा, ये स्टोरी को ये एंड कर देता है। तो इसमें होता क्या है, कोलबर्ग फिर बच्चों से क्वेश्चन करता है कि क्या हिंज को क्या करना चाहिए, क्या उसे मतलब दवा चुरा लेनी चाहिए या दवा नहीं चुरानी चाहिए, अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए, कुछ इस तरह के मतलब क्वेश्चंस पुट करके, और वो जो है एक जो काल्पनिक डायलमा होता था, काल्पनिक जो दुविधा होती थी, ऐसी काल्पनिक दुविधा में बच्चों को डाल देता और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछता, और उन क्वेश्चंस के बेस पे उसने मोरल जो डेवलपमेंट का स्टेजेस हैं वो डिसाइड की हैं। ही देन आस्क्ड द पार्टिसिपेंट्स टू डिस्क्राइब व्हाट द प्रोटैगोनिस्ट शुड और वुड डू।
हिंज डायलमा वो देता था, फेमस डायलमा था। और फिर उसके बाद वो पार्टिसिपेंट्स से पूछता कि जो प्रोटेगोनिस्ट है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, उसे क्या करना चाहिए। These interviews would later allow him to formulate his theory of moral development. और इन्हीं इंटरव्यूज ने उसको बाद में मतलब अलाउ किया कि वो अपनी थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बना पाए। कोलबर्ग डेवलप्ड ए 6-stage थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। 6 स्टेजेस की एक थियरी बनाई, 6 स्टेजेस उसने दी अपनी थियरी में। एंड ही ग्रुप्ड दीज 6 स्टेजेस इनटू 3, और 3 ग्रुप्स उसने, इन 6 स्टेजेस के 3 ग्रुप्स बना दिए, हर ग्रुप में 2 स्टेजेस उसने डाल दी। हायर ऑर्डर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब एक के बाद एक जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो हर ग्रुप में हायर 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 होता जाता है। तो पहला ग्रुप उसने बनाया प्री कॉन्वेंशनल लेवल, दूसरा कॉन्वेंशनल लेवल, और तीसरा पोस्ट कॉन्वेंशनल और प्रिंसिपल्ड लेवल। तो ये जो थे प्री कॉन्वेंशनल और इन्हें मतलब आप कह सकते हैं परंपरागत। प्री कॉन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत लेवल है उससे भी पहले का, फिर कॉन्वेंशनल जो परंपरागत है, और जो परंपरागत के बाद का है। इस तरह उसने 3 ग्रुप बनाए। Each level is then further subdivided into 2 stages to make a total of 6 stages. हर ग्रुप को फिर किस में बांट दिया, 2 स्टेजेस में बांट दिया, और इस तरह से उसने कंप्लीट 6 जो हैं स्टेजेस बताई। पहले ग्रुप में ये 2, दूसरे में ये 2, और तीसरे में ये 2, इस तरह से उसने डिवाइड किया। तो पहले में क्या कहा, स्टेज 1 द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट और ओबीडियंस जो मतलब आज्ञा मानने वाली बात है, उसका ओरिएंटेशन, उसकी उन्मुखता। स्टेज 2 द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। जो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है उसका अर्थ होता है साधनात्मक उद्देश्य की उन्मुखता। दूसरा जो ग्रुप था उसमें स्टेज 3 द मोरलिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन। स्टेज 4 फिर उसने क्या कही है, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की जो उन्मुखता है, मतलब कि भाई सोशल ऑर्डर बनाए रखना चाहिए, ऐसी जो मान्यता है। फिर 5th स्टेज है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 6th स्टेज द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मतलब एथिकल होता है नीतिगत, पूरे यूनिवर्स की जो नीतिगत सिद्धांत है उसकी उन्मुखता। तो इस तरह से इसने 6 स्टेजेस में इनको डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए, ये इसने लेवल वाइज इनको रखा है। यहां फर्स्ट ग्रुप प्री कॉन्वेंशनल, ये दोनों में, ये जो है ये हुआ सेकंड ग्रुप जो ये वाला है, और ये जो है ये थर्ड ग्रुप ये वाला। ठीक है, इस तरह से स्टेजेस को इसने 1 by 1 रखा है। अब देखिए इसमें ये कहता क्या है। स्टेज फर्स्ट पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इट्स ओके टू डू इफ यू डोंट गेट कॉट। मतलब जब वो बच्चों से पूछता है कि क्या उसे चोरी कर लेनी चाहिए दवाई की, तो जो बच्चे हैं जो प्री कॉन्वेंशनल लेवल पे हैं वो क्या कहेंगे, जिसमें स्टेज 1 आती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली, इट्स ओके टू डू इफ यू डोंट गेट कॉट। मतलब कर देना चाहिए अगर वो पकड़ा ना जाए तो। ठीक है, पकड़ा ना जाए तो कर देना चाहिए, क्योंकि उनको भय है पनिशमेंट का भी। दूसरी स्टेज क्या आती है, इफ इट फील्स गुड डू इट। अगर उसको लगता है कि ये सही है तो उसे ये कर देना चाहिए। तीसरी स्टेज क्या आती है, डू इट फॉर मी, कि मेरे लिए ये काम कर दो, गुड बॉय नाइस गर्ल। मतलब वो ये कहेगा कि भाई आप मेरे लिए पैसे की मदद कर दो, या कुछ इस तरह से। हिंज वाले डायलमा को ही हम लेके चल रहे हैं। आगे कहता है लॉ एंड ऑर्डर वाला जो ओरिएंटेशन है
डू योर ड्यूटी, उसे नहीं करना चाहिए, उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तो मतलब अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और चोरी जो है उसे कर देनी चाहिए अगर ड्यूटी में आता है। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इट इज द कॉन्सिस्ट ऑफ थॉटफुल मैन। यहाँ पर थॉटफुल जो मैन होता है उसका कॉन्सिस्ट आ जाता है। फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, व्हाट इफ एवरीबडी डिड दैट, यहाँ पर क्या आ जाता है कि उसे सोच समझ के काम करना चाहिए। भाई अगर वो ठीक लगता है ठीक है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो उसे नहीं करना चाहिए। मतलब अगर गलत है वो चीज तो उसे इस काम को नहीं अंजाम देना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि अगर सभी इस तरह से करने लग जाएं तो फिर क्या होगा। और कॉन्सेंस जो होता है, आम जो सहमति, आम राय जो होती है, इट इज द कंसेस, जो आम राय आम सहमति होती है ऑफ थॉटफुल मैन, मतलब जो समझदार आदमी जो आम बात करेंगे, जो आम नीति अपनाएंगे, उसके अनुसार उसे चलना चाहिए। ये इस तरह से, मतलब बच्चे जिस तरह से भी जवाब देते थे, ये इनमें से कुछ ऑप्शंस बच्चों के सामने रख देता था, वो जोन सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करते उसी के अकॉर्डिंग वो जो है उनकी स्टेज को डिसाइड करता था। आगे देखिए, ये अब इसने सारे के सारे जो लेवल हैं वो वन बाय वन डिस्कस किए हैं। प्री कॉन्वेंशनल लेवल, at this level the child is responsive to cultural rules and labels of good and bad। इस लेवल के ऊपर बच्चा रेस्पॉन्स देता है कल्चरल रूल्स के प्रति, और लेबल्स होते हैं गुड और बैड के, राइट एंड रॉन्ग के, बट interrupts these labels in terms of either the physical or hedonistic consequences of action। मतलब फिजिकल या हेडियोनिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, हेडियोनिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो सुखदायी हों, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो दुखदायी हैं, मतलब पनिशमेंट या मजा, इनके ऊपर जो है बेस्ड होता है फैसला। पनिशमेंट, रिवार्ड, एक्सचेंज ऑफ फेवर, और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पावर ऑफ दोज हु एनंसिएट द रूल्स एंड लेबल्स, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी फिजिकल पावर पे जिन्होंने ये रूल रेगुलेशन बना रखी हैं। द लेवल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू स्टेजेस, दो स्टेजेस की बताई ये दोनों, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। द फिजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन determine its goodness or badness regardless of the human meaning or value of these consequences। जो ये punishment and obedience orientation है, इसके अंदर क्या होता है कि जो physical consequence है, यानी जो punishment है किसी भी एक्शन की, वो निर्धारित करती है उसकी अच्छाई या बुराई को, regardless of the human meaning or value of these consequences। इसमें ये जो परिणाम निकलते हैं इनकी वैल्यू का कोई महत्व नहीं है, ह्यूमन मीनिंग का, ह्यूमैनिटी का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अपनी फिजिकल पनिशमेंट का इसमें महत्व होता है इस अवस्था में। अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट एंड अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस टू पावर आर वैल्यूड, अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस टू डिफरेंस टू पावर आर वैल्यूड in their own right, not in terms of respect for the underlying moral orders supported by punishment and authority। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। The physical consequences of action determine its goodness or badness regardless of the human meaning or value of these consequences। मतलब इन consequences की जो परिणाम निकलेंगे, वो काम कर देगा वो इंसान, तो उसके जो परिणाम निकलेंगे उसका ह्यूमैनिटी से और वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा या बुरा किस बेस पे कहलाएगा, वो काम पनिशमेंट के बेस पे। अगर पनिशमेंट मिली तो बुरा, पनिशमेंट नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट एंड अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस टू पावर आर वैल्यूड इन देयर ओन राइट, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एन अंडरलाइंग मोरल ऑर्डर सपोर्टेड बाय पनिशमेंट एंड अथॉरिटी। मतलब मोरल ऑर्डर की उसे कोई चिंता नहीं है जिसके कारण पनिशमेंट मिलती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है,
कि सिर्फ पनिशमेंट अवॉइड होनी चाहिए, अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस टू पावर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, राइट, वैल्यूड इन देयर ओन राइट, ये बच्चा खुद अपने अधिकार में मतलब मान के चलता है इस चीज को कि भाई ठीक है, अगर पनिशमेंट नहीं मिली तो ठीक है, नहीं तो गलत है, ऐसा मान के चलता है, उसमें मोरलिटी से कहीं कोई लेना देना नहीं है। स्टेज 2, इंस्ट्रूमेंटल या रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। जो इंस्ट्रूमेंटल या रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटल मैंने बताया था वो जो साधनात्मक, या रिलेटिविस्ट उन चीजों को जोड़ना, रिलेट करना। राइट एक्शन कंसिस्ट्स ऑफ दैट विच इंस्ट्रूमेंटली satisfies one's own needs and occasionally the needs of others। इसमें क्या होता है, जो राइट एक्शन है, सही जो काम है, वो क्या है, वो है कि जो साधनात्मक रूप से किसी की जरूरतों को सेटिस्फाई कर दे, या मौका पड़ने पर कभी कभार जो है दूसरों की जरूरतों को भी वो पूरी कर दे। ह्यूमन रिलेशंस आर व्यूड इन टर्म्स लाइक दोज ऑफ द मार्केट प्लेस। इस सिचुएशन में जो ह्यूमन रिलेशन है वो किस एंगल से देखे जाते हैं, एक तरह से मार्केट की तरह देखे जाते हैं। यहां इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन में होता क्या है, एक्चुअली ये कहना चाहता है कि यहां पर राइट जो काम है वो साधन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये ऐसा साधन होना चाहिए जो बच्चे की जरूरत को पूरा कर दे। जरूरत पूरी हो गई खुद की या किसी और की कभी कभार, तो वो उसके लिए राइट एक्शन है, सही है। इसमें ह्यूमन जो रिलेशंस हैं, आपस में जो बच्चा रिलेशन बनाता है, वो एक तरह से मार्केट प्लेस जैसे लगते हैं उसको। एलिमेंट्स ऑफ फेयरनेस और रेसिप्रोसिटी, परस्परवाद, एंड इक्वल शेयरिंग आर प्रेजेंट, और इक्वल शेयरिंग इसमें प्रेजेंट होता है, but they are always interpreted in a physical pragmatic way। लेकिन ये हमेशा एक फिजिकल pragmatic तरीके से ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। pragmatic मतलब व्यवहारिक, जिसमें व्यवहार पड़े। इसमें होता क्या है कि बच्चा मतलब उसी से रिलेशन बनाएगा जिससे उसकी जरूरत पूरी होगी, दैट्स ऑल। लास्ट में इसने कहा भी है जो रेसिप्रोसिटी है, परस्परवाद जो है, इज ए मैटर ऑफ, ये किसका मैटर है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। तुम मेरी पीठ पर खुजली करो, मैं तुम्हारी पीठ पर करूंगा। मतलब बंदा अपनी पीठ तो खुजा नहीं सकता ना, तो अगर पीठ में खुजली है तो तुम मेरी पीठ को खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ को खुजाऊंगा। मतलब तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। नॉट ऑफ लॉयल्टी, ग्रेटिट्यूड और जस्टिस। इसमें लॉयल्टी, ग्रेटिट्यूड और जस्टिस का कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा, लाइक दैट, मतलब ये जो है चीज होती है। अब सेकंड जो लेवल है जिसे कन्वेंशनल लेवल कहा है, अभी तक हमने किया प्री कन्वेंशनल, अब कन्वेंशनल लेवल की बात ये कर रहा है। एट दिस स्टेज, एट दिस लेवल, मेंटेनिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, फैमिली, ग्रुप और नेशन इज perceived as valuable in its own right, regardless of immediate and obvious consequences। क्या है कि इसमें क्या मेंटेन करना होता है, इंडिविजुअल्स, फैमिली, ग्रुप और नेशन, इनको मेंटेन करना जो है वो महत्वपूर्ण होता है, जबकि जो इमीडिएट और ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका कोई महत्व इसमें नहीं होता। इस स्टेज में, इस लेवल में, द एटीट्यूड इज नॉट ओनली वन ऑफ कंफर्मिटी टू पर्सनल एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल ऑर्डर। जो एटीट्यूड है इज नॉट ओनली वन ऑफ कंफर्मिटी टू पर्सनल एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल ऑर्डर्स, मतलब वो सिर्फ पर्सनल जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो सोशल ऑर्डर है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बट ऑफ लॉयल्टी टू इट, लेकिन इसके प्रति ये लॉयल्टी भी रखता है, ऑफ एक्टिवली मेंटेनिंग, सपोर्टिंग एंड जस्टिफाइंग द ऑर्डर। इसमें बच्चा क्या कहता है कि एक्टिव तरीके से इस चीज को मेंटेन किया जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए, एंड ऑफ आइडेंटिफाइंग विद द पर्संस और ग्रुप्स, और ग्रुप
involved in it and of identifying with the persons, और आइडेंटिफाई करता है वो उन पर्सन्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, या जिस ग्रुप में वो इन्वॉल्व है उसके साथ. एट दिस स्टेज देयर आर द फॉलोइंग 2 स्टेजेस. इसमें भी 2 जो हैं स्टेजेस इसमें बताई हैं, और वो दोनों स्टेजेस कौन सी हैं चलिए एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. पहली जो स्टेज है इंटरपर्सनल कंकर्डनेस ऑफ गुड बॉय और गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन. इंटरपर्सनल कंकर्डनेस, इसमें जो है इंटरपर्सनल जो कंकर्डनेस होती है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ, इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ, कंकर्ड जैसे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड होता है ना, मतलब उनका जो सही तालमेल होता है वो. गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन. गुड बिहेवियर इज दैट विच pleases or helps others and is approved by them. गुड बिहेवियर जो है वो दूसरों को खुश करता है और उनके द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है, यानी दूसरे इस चीज को सही मानते हैं कि भाई ये अच्छा है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की है, ये चीज मानी जाती है इसको. अब इसमें क्या कहा है, देयर इज मच कंफर्मिटी टू स्टीरियोटिपिकल इमेजेस. इसमें बहुत ज्यादा कंफर्मिटी होती है स्टेरियोटिपिकल इमेजेस. स्टेरियोटिपिकल होती है क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक, रूढ़िवादी, सामाजिक नहीं सॉरी रूढ़िवादी. स्टेरियोटिपिकल रूढ़िवादी मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप जो होती हैं. There is much conformity to stereotypical images of what is majority or natural behavior. कि natural behavior या majority का जो behavior क्या है उसके प्रति बच्चा जो है वो रूढ़िवादी image रखता है अपनी. Behavior is frequently judged by intention. He means well becomes important for the first time. बिहेवियर जो है वो किससे जज किया जाता है, इंटेंशन से, कि किसी की क्या इंटेंशन है कुछ करने की. ही मीन्स वेल, मतलब बच्चे के अंदर ये इंटेंशन रहती कि वो कहे कि हाँ ये सही है. बिकम्स इंपॉर्टेंट, ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली बार. वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस. इसमें कोई भी जो है वो अप्रूवल प्राप्त करने की कोशिश करता है अच्छा बनकर. स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन. जो सामाजिक ऑर्डर है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसका ऑर्डर बनाए रखना. देयर इज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अथॉरिटी, फिक्स्ड रूल्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल ऑर्डर. इसमें क्या होता है, अथॉरिटी के प्रति ओरिएंटेशन होती है, रूल्स के प्रति, और मेंटेनेंस ऑफ द सोशल ऑर्डर इसके प्रति भी ओरिएंटेशन इसमें रहती है. राइट बिहेवियर कंसिस्ट्स ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी. राइट बिहेवियर कौन सा माना जाता है कि कोई अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाए. शोइंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, अथॉरिटी के लिए रेस्पेक्ट शो करे. एंड मेंटेनिंग द गिवन सोशल ऑर्डर फॉर इट्स ऑन सेक, और सोशल ऑर्डर को निभाए सोशल ऑर्डर की खातिर. यानी ऐसा नहीं हो कि सोशल ऑर्डर को, सामाजिक जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को कोई अपने लिए ना तोड़े, उस व्यवस्था को उस व्यवस्था के लिए ही निभाया जाना चाहिए. अगली जो लेवल है, जो अगला ग्रुप था, पोस्ट कन्वेंशनल या ऑटोनोमस और प्रिंसिपल लेवल. ऑटोनोमस मतलब स्वशासित जो लेवल होता है उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है. एट दिस लेवल there is a clear effort to define moral values and principles which have validity and application apart from the authority of the groups or persons holding these principles and apart from the individual's own identification with these groups. At this level there is a clear effort to define moral values. पूरी कोशिश करता है कि वो मोरल वैल्यूज को किस तरह डिफाइन करे, मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को किस तरह से डिफाइन करे. विच हैव वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन, जिनकी वैलिडिटी और एप्लीकेशन होती है, मतलब जिनकी वैलिडिटी का मतलब हो गया उसकी वैलिड है वो चीज, और एप्लीकेशन उसका लागू करना. अपार्ट फ्रॉम द अथॉरिटी और ग्रुप्स, अथॉरिटी और ग्रुप से अलग होकर, और
persons holding these principles and apart from the individual's own identification with these groups. जो लोग इन रूल्स को बनाए हुए हैं या ये एक इंसान इस ग्रुप से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इससे भी अलग होकर ये सोचता है, बिल्कुल अलग होकर सोचता है, ऑटोनोमस हो जाता है, पूरा स्व शासन उसमें आ जाता है, मतलब अपने आप को ही वो सही मानता है। स्टेज फिफ्थ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्ट ओरिएंटेशन, ये इसकी फिफ्थ जो स्टेज है उसकी बात की है। सामाजिक कानूनवादी अनुबंध उन्मुखता। सामाजिक कानूनवादी कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध की उन्मुखता, इसमें क्या होता है? दिस स्टेज जनरली हैज द यूटिलिटेरियन ओवरटोन्स। इस स्टेज के अंदर आमतौर पर जो उपयोगिता वाली जो ओवरटोन्स होती हैं, मतलब उपयोगी क्या चीज है वो देखना होता है। राइट एक्शन टेंड्स टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जनरल इंडिविजुअल राइट्स and in terms of standards which have been critically examined and agreed upon by the whole society. इसमें क्या होता है? राइट एक्शन को क्या डिफाइन करता है? इन टर्म्स ऑफ जनरल इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत जो सही या गलत है वो, and in terms of standards which have been critically examined and agreed upon by the whole society. और उसकी जो सोसाइटी है उसने उनको जो सही या गलत माना है उस बेस पे, खुद के और सोसाइटी के बेस पे सही या गलत मानता है। देयर इज अ क्लियर अवेयरनेस ऑफ द रिलेटिविज्म ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड ओपिनियंस एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग एम्फेसिस अपॉन प्रोसीजरल रूल फॉर रीचिंग कॉन्सेस। क्या होता है? एक क्लियर अवेयरनेस होती है रिलेटिविज्म की, संबंध बनाने की, आपस में रिलेट करने की। किन चीजों को रिलेट करना होता है? पर्सनल वैल्यूज और ओपिनियंस को। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एम्फेसिस अपॉन प्रोसीजरल रूल फॉर रीचिंग कॉन्सेस। आम सहमति तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है। रिलेटिविज्म रहता है इसमें, किन चीजों का? पर्सनल वैल्यूज का और ओपिनियंस का। और एक कॉरस्पॉन्डिंग एम्फेसिस होता है, बंदा सोचा समझा एक एम्फेसिस होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एम्फेसिस मतलब एक साथ साथ चलने वाला एक दबाव होता है। प्रोसीजरल जो रूल है उनके द्वारा एक आम सहमति बनाने के लिए। असाइड फ्रॉम व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली एग्रीड अपॉन, असाइड फ्रॉम इसके साथ साथ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली एग्रीड अपॉन, जिसे मतलब संविधानात्मक रूप से और प्रजातांत्रिक रूप से जिस चीज के ऊपर सहमति बनी हो। द राइट इज ए मैटर ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड ओपिनियन। इसमें जो सही है ना वो पर्सनल वैल्यूज और ओपिनियन के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, मतलब इंसान सही या गलत अपनी पर्सनल वैल्यूज के ऊपर ही डिसाइड करता है। द रिजल्ट इज एन एम्फेसिस अपॉन द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो एम्फेसिस रहता है वो किस पे रहता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे, कानूनी ढंग से जो देखा जाए। बट विद एन एम्फेसिस अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग लॉ इन टर्म्स ऑफ रैशनल कंसिडरेशंस of social utility outside the legal realm. एम्फेसिस तो रहता है कि जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, कानूनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर एम्फेसिस रहता है, लेकिन एक दूसरा एम्फेसिस भी रहता है किस पे? इस पॉसिबिलिटी पे कि चेंज हो जाए लॉ में, और वो लॉ किस तरह से चेंज होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ रैशनल कंसिडरेशंस ऑफ सोशल यूटिलिटी, कि तार्किक ढंग से वो कानून समाज के काम आ सके आउटसाइड द लीगल रिलीम। ये जो न्याय का क्षेत्र होता है इससे बाहर निकलकर ये चीज भी सोची जाती है। फ्री एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट
इज द बाइंडिंग एलिमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। फ्री एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक तो फ्री एग्रीमेंट बिल्कुल मुक्त एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है। इज द बाइंडिंग एलिमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, और यही बाइंडिंग एलिमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, यानी इसके अंदर जो बच्चा है, जो भी मतलब वो सोच रहा है, वो क्या मोरलिटी, किस चीज को मान के चलता है कि अगर ये चीज मेरे पर्सनल काम में सही आ रही है तो ठीक है। समाज की भी सोचता है, प्रजातंत्र मतलब कानून वगैरह सब की सोचता है, लेकिन अगर उस कानून से बाहर निकलकर वो चीज अपने फायदे के लिए यूज की जा सकती है तो ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, नीतिगत जो प्रिंसिपल है यूनिवर्स का, उसकी इसमें बात की है। तो देखिए उसमें क्या कहता है। राइट इज डिफाइंड बाय द डिसीजन ऑफ कॉन्शियस इन अकॉर्ड विद सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स अपीलिंग टू लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यूनिवर्सलिटी एंड कंसिस्टेंसी। जो राइट है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि सही क्या है, बाय द डिसीजन ऑफ कॉन्शियसनेस इन अकॉर्ड विद, मतलब अपनी चेतना के निर्णय के आधार पर ही राइट या रॉन्ग का डिसीजन लेता है, बट किसकी सहमति के साथ, किसके समन्वय के साथ, सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स, खुद के सेलेक्ट किए हुए जो नीतिगत सिद्धांत होते हैं उनके बेस पे, अपीलिंग टू लॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यूनिवर्सलिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब ये चीज किसको अपील करती है, तार्किक समझ को, पूरे यूनिवर्सलिटी को, और कंसिस्टेंसी, लगातार ये काम होता रहे उस चीज को। दीज प्रिंसिपल्स आर एब्स्ट्रैक्ट एंड एथिकल, ये जो प्रिंसिपल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, अमूर्त होते हैं और नीतिगत होते हैं। द गोल्डन रूल, द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ये गोल्डन रूल होते हैं, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव होते हैं। दे आर नॉट कंक्रीट मोरल रूल्स, ये कंक्रीट मूर्त मोरल रूल्स नहीं होते। एट हार्ट दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, दिल में क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, कि पूरी दुनिया में जो न्याय के सिद्धांत हैं ये वो होते हैं। और द रेसिप्रोसिटी एंड इक्वलिटी, परस्परतावाद या बराबरी ऑफ द ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की, मतलब अमेरिका में मानवों को जो अधिकार मिल रहे हैं वही इंडिया में भी मिलने चाहिए, वही पाकिस्तान में भी मिलने चाहिए, इस तरह से मतलब वो आपस में जोड़ के देखता है इंसान। एंड ऑफ रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज इंडिविजुअल पर्संस, और इसमें वो रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए और वो डिग्निटी भी होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की, जो एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है। अब इसमें जो है ये लेवल एंड एज है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल रहती है 9 साल की एज तक स्टेज होती है, पनिशमेंट वाली और इंस्ट्रूमेंटल और रिलेटिविस्ट वाली। व्हाट डिटरमाइंस राइट एंड रॉन्ग, ये हम कर चुके हैं सारा का सारा, तो इसको मुझे नहीं लगता कि बार बार इसी चीज को रिवाइज करने की कोई जरूरत है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट,